हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल है ना। आई होप सब आप लोग बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में सब बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त एसएस गुरु यानी कि सीए सूरज सतीजा, है ना। आज से हम लोग क्या चालू करने जा रहे हैं बच्चा। आज से हम लोग आपका मॉड्यूल 2 का पेपर 4 दैट इज एफएसएम, दैट इज फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, किस तरीके से क्या पढ़ना है हम लोगों को, कितने नंबर का सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव है या एमसीक्यू है, हम ये सारी बातें आज डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो गाइस चलो आओ चालू करते हैं हम लोग। क्या होता है ये फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। गाइस एक्चुअली आपका ये जो पेपर है दैट इज पेपर नंबर 4, ये पेपर नंबर 4 के अंदर दो सब्जेक्ट्स है। दैट मीन्स एक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अनदर इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये दो अलग अलग सब्जेक्ट है। हाँ, आपको सुनने में दोनों सेम लग रहे होंगे कि सर दोनों तो मैनेजमेंट है ना, लेकिन दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है। एक स्ट्रेटेजीज से रिलेटेड है, दैट मीन्स बिजनेस की स्ट्रेटेजीज उसकी बातें करता है, और एक चीज में बात होती है गाइस पैसे से रिलेटेड, मतलब फाइनेंशियल चीजों की, दैट मीन्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट। समझ में आ रही है बात। तो आओ थोड़ा सा समझ ले कि ये सब्जेक्ट जो है आप लोगों का किस तरीके से बाइफरगेटेड है, कितने नंबर का है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। आओ बच्चा, तो अब हम बात करेंगे जो आपका ये एफएसएम सब्जेक्ट है, जिसको हम शॉर्ट में एफएसएम बोलते हैं, फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये क्या है, इसमें क्या क्या कवर होता है गाइस। ये जो एफएसएम सब्जेक्ट है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है बच्चा। फर्स्ट पार्ट इज एफएम, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड अनदर पार्ट इज एसएम, दैट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। समझ में आ रही बात। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका कवर करता है 60 मार्क्स एंड ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपका कवर करता है 40 मार्क्स। ऐसे करके बच्चा आपका ये जो सब्जेक्ट है ये बन जाता है टोटल कितने मार्क्स का, ये बन जाता है टोटल 100 नंबर्स का सब्जेक्ट, है ना, 100 मार्क्स का सब्जेक्ट। एंड अगेन ये 100 मार्क का जो सब्जेक्ट है ये फुल्ली एमसीक्यू बेस्ड सब्जेक्ट है, मतलब यहां पे आपको कुछ सॉल्व करने को, कुछ प्रैक्टिकल, कुछ थ्योरी, कुछ भी नहीं आने वाला, है ना। बहुत ही खुशखबरी की बात है आपके लिए ये। और दूसरी बात, ये फुल्ली, है ना, 100 मार्क्स के यहाँ पे आपको क्या आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे सॉल्व करने के लिए। समझ में आ रही बात। तो ओएमआर बेस्ड एग्जाम होती है आप लोगों की एफएसएम की, लाइक आपका टैक्सेशन सब्जेक्ट है ग्रुप 1 में, लाइक आपका ग्रुप 2 में ही कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, उस तरीके से ये एफएसएम सब्जेक्ट भी क्या है आपके लिए एक संजीवनी बूटी है ना, कि भाई एमसीक्यू है तो एमसीक्यू में मार्क्स स्कोर करना बहुत क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। हम बहुत इजीली ये सब्जेक्ट में क्या स्कोर कर सकते हैं बच्चा, मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये होगी हमारी सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें, है ना, कि भाई सब्जेक्ट में क्या क्या है, कितने मार्क्स का है, वगैरह वगैरह। खैर दूसरी और बात करते हैं आगे। गाइस मेरी क्लास में ना पढ़ने का हमेशा एक तरीका होता है, और वही तरीका आपको आगे वाले वीडियोस में और आगे वाले लेक्चर्स में मिलेगा, और आपको वही तरीका क्या करना है बच्चा, फॉलो करना है। बीइंग अ चार्टेड अकाउंटेंट, मैं फाइनेंस फील्ड में ही काम कर रहा हूँ बहुत टाइम से, यानी टैक्सेशन एंड फाइनेंस फील्ड, ये दो मेरी कोर फील्ड्स है, कोर एरियाज है ना। जब से मैं सीए बना हूँ, सीएस परस्यू किया है, ये सारी दो फील्ड, ये सारी फील्ड्स में से ये सिर्फ ओनली दो फील्ड्स ही मेरी इंपॉर्टेंट फील्ड्स है, दैट इज टैक्सेशन एंड अनदर इज फाइनेंस। समझ में आई बात। तो क्या है हम डिस्कस थोड़ा सा करेंगे। गाइस एक चीज हमेशा याद रखना, पढ़ने का जो तरीका होता है वो रहता है वाई पे। ये मेरा वाई अप्रोच ना हर क्लास में मैं बताता हूँ अपनी क्लास की स्टार्टिंग में, कि वाई अप्रोच क्या है। गाइस ये वाई अप्रोच का सिंपल सा मतलब हो गया, आपको हर चीज जो पढ़नी है वो सारी चीजें आपको विथ रीजंस पढ़नी है। विथ क्या पढ़नी है, रीजंस पढ़नी है। ऐसे ही नहीं हवा में उठा के हमने क्या कर दिए, पढ़ना चालू कर लिए, रट्टा लगा लिए भाई और हमारा पढ़ाई चालू हो गई, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे, वो भी इतने प्यारे सब्जेक्ट को जो कि काहे की बात करता है, पैसे की। और ये समझ लो जितनी ज्यादा वो पैसे की बात करेगा सब्जेक्ट, उतना ही आगे चल के आप वो सब्जेक्ट से क्या अर्न कर सकते हैं, पैसा अर्न कर सकते हैं। खैर वो आगे की बातें हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अगेन तो क्या पढ़ना है हमारे को, एवरीथिंग किसके साथ पढ़ना है, रीजंस के साथ, है ना, कि ऐसा क्यों होता है, एफएम बना है तो क्यों बना है, एफएम के अंदर क्या पढ़ना है, ये पर्टिकुलर टॉपिक दिया है तो क्यों हमको एफएम के अंदर ये टॉपिक दिया है, एफएम का ही मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें हमको स्टडी करनी है। यानी अगर सपोज मैंने भी आपको कोई टॉपिक में वाई नहीं बताया तो आप रिपीट में को व्हाट्सएप के थ्रू डाउट्स भेज के उसका आंसर पूछ सकते हैं। एंड 99% जगह मैं आपको खुद सामने से क्या बताते चलूंगा, रीजंस। गाइस मैं बता रहा हूं आपको एक बात लाइफ में याद रखना,
जितने ज़्यादा आप रीजंस की स्टडी करोगे, जितना ज़्यादा आपको टॉपिक समझ में आएगा, भले धीरे धीरे पढ़ो, कोई गड़बड़ी नहीं है, कहीं भाग के थोड़ी ना जाना है, आराम आराम से पढ़ो, लेकिन जितना ज़्यादा आप विथ रीजन स्टडी करोगे उतना ज़्यादा आपको टॉपिक क्या आने लग जाएगा समझ में, प्लस आपके लिए वो टॉपिक क्या बन जाएगा, इंटरेस्टिंग बन जाएगा। समझ में आ रही बात। और अगेन यहाँ पे तो पैसे की बात है, और भाई पैसे में किसको इंटरेस्ट नहीं है ना सर, आपको नहीं है, मेरे को तो बहुत है भाई। तो अगेन आप लोगों को भी होगा। ये फील्ड जो आपने चूज करी है CS है ना, कंपनी सेक्रेटरी, आपने भी यही ड्रीम के साथ चूज करी होगी कि मैं अभी इसमें बहुत मेहनत करूंगा और आगे चल के मैं इसमें क्या कमाऊंगा, बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करूंगा। तो इसीलिए गाइस ये सब्जेक्ट आपको ये मौका भी दे रहा है, प्लस एक तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आगे चल के आपका जो करियर बनेगा, आप फुल्ली करियर अपना इस सब्जेक्ट में बना सकते हो FM में, और कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। मतलब अकेला ये सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें आप पूरी लाइफ अपनी निकाल सकते हो, यानी इसके अंदर ही अकेले क्या करके, काम करके। प्लस आप अगर नॉर्मल दूसरे काम कर रहे हो CS के, दैट इज कंपनी लॉ से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड, उसके साथ भी ये क्या कर सकते हो, आप परस्यू कर सकते हैं। समझ में आई बात। तो ये होगी कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें, और हमारी क्लास में हमेशा क्या फॉलो होगा, वाई कंसेप्ट। समझ में आ रही बात। चलो भाई बहुत अच्छी बात होगी सर, ये हमको एक पॉइंट तो समझ में आ गया। अच्छा भाई नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पढ़ाने का, है ना, हम थोड़ा सा ना ये FM को ना इन डेप्थ हमारी क्लास में हमेशा स्टडी करते हैं। कैसे, आप बात समझो थोड़ी सी, कि FM जो आप लोगों को, दैट मीन्स कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स को दिया गया है ना, वो थोड़ा सा अलग है। सर आप पूरी FM की बात करोगे, हाँ अभी मैं सिर्फ FM की बात करूंगा। FM के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे SM पढ़ेंगे, अभी हम उससे रिलेटेड बातें नहीं करेंगे। क्लियर। तो थोड़ी सी ना आपके ये सब्जेक्ट को समझो। और मैंने ना ये सब्जेक्ट्स में ये चीज़ें ओवर द पीरियड, जैसे मैं आज 9 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, यही फील्ड में हूँ, पढ़ाने की फील्ड में हूँ। पहले ये आपके फाइनल लेवल पे हुआ करता था सब्जेक्ट, है ना, फुल्ली दैट मीन्स फुल्ली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वहाँ पे फाइनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, आपके CS प्रोफेशनल पे। अब वहाँ से हटा के इंस्टीट्यूट ने उसमें तो कुछ टॉपिक चेंज करके, कंटेंट चेंज करके इसको कहाँ पे लेके आया है, यहाँ पे आपके एग्जीक्यूटिव लेवल पे लेके आया है। और एग्जीक्यूटिव लेवल पे जब ये लेके आया सब्जेक्ट, तो इसने उसको क्या कर दिया, बाद में MCQ बेस कर दिया। मतलब 100 मार्क्स के इसमें पूरे के पूरे क्या ला दिए, MCQs ला दिए। तो हमारा यहाँ पे जो पढ़ने का अप्रोच है वो थोड़ा सा ना अब चेंज हो जाता है। जनरली मैंने ये देखा है, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आती है कि सर हमारे सर ने ना क्या करे, हमारे सर ने पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पढ़ा दिए, बट ना पेपर में सर पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए नहीं थे। मतलब पहला अप्रोच होता है FM पढ़ने का कि भाई साहब आप पूरे सिर्फ और सिर्फ ओनली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पढ़ लो, जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लो क्लास में, आपका काम हो जाएगा, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, जस्ट लाइक हम लोग अकाउंट्स में करते हैं ये। तो ओनली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ा दिए बोले। और सर वो ना हमारी जो क्लास थी सर, है ना, वो वैसे भी ना वो हमारे सर क्या करते थे, CA वालों को, मतलब CA इंटर में भी सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, है ना, तो उन लोगों को साथ में बैठा के पढ़ाते थे। और सर ना हमारी मॉड्यूल से सर ने कुछ भी कवर नहीं कराया है ना। ये सारी डाउट्स हमेशा बच्चों के माइंड में रहते हैं, स्पेसिफिकली मेरे CS के बच्चों के माइंड में, है ना। क्यों? क्योंकि उनके साथ बहुत सारे प्रोफेसर्स मैंने देखा है अन्याय कर रहे हैं। मैंने अन्याय बोलना भी गलत है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग उनको जो CA में अप्रोच फॉलो होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, दैट मीन चार्टेड अकाउंटेंसी के इंटर लेवल पे जो अप्रोच फॉलो होता है, वही अप्रोच से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे। बट इंस्टीट्यूट का जो पेपर पैटर्न है वो वैसा नहीं है। इंस्टीट्यूट जो 2 अटेम्प्ट से पेपर ले रही है लास्ट, उसने अपना पेपर पैटर्न हमेशा अलग ही रखी है, उसने कभी अपना पेपर पैटर्न प्रैक्टिकल रखी ही नहीं। तो बच्चों को बड़ी दिक्कत जाती, बच्चे क्लास में पढ़ के जाते प्रैक्टिकल सिर्फ, बस वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर करके जाते, वही स्टडी करते, पेपर जाके देखते तो थ्योरी पेपर आ जाता, मिक्स पेपर आ जाता, है ना। तो बच्चे मेरे को बोलते कि सर हमने क्या करना चाहिए, हमने क्या सिर्फ प्रैक्टिकल पढ़ने चाहिए? मैं बोलता हूँ बिल्कुल नहीं। क्या सिर्फ सर हमने थ्योरी भी पढ़ना चाहिए, यानी यहाँ पे थ्योरी पढ़ ली हमने, हमारा काम हो गया? मैं FM की बात कर रहा हूँ राजा, मैं कहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं SM की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। तो क्या सिर्फ मेरे को ओनली थ्योरी पढ़ना चाहिए? तो मैं बोलता हूँ बच्चा ये दोनों अप्रोचेस गलत है। ना सिर्फ तू FM में थ्योरी पढ़, ना ओनली सिर्फ तू प्रैक्टिकल पढ़, बट ये दोनों का कॉम्बिनेशन देखो। मेरे बच्चा क्या पढ़ना है, देखो इन दोनों का कॉम्बिनेशन। मतलब हमको पहले हर जगह पे थ्योरी की स्टडी करनी पड़ेगी, एंड वही थ्योरी से रिलेटेड जो क्या है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है,
है ना, वो स्टडी करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ना अलग चीज़ है, ध्यान से समझो बात को। सिर्फ थेरी 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 पढ़ लिए एफएम नहीं समझ में आने वाला। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो जो बाकी मास्टर लोग हैं जो सिर्फ प्रैक्टिकल्स पढ़ाते हैं वो गलत कर रहे हैं, नहीं, वो शायद सही है, बट वो सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए सही नहीं है बच्चा। वो हो सकता है कि सीए इंटर के लिए अप्रोच सही हो, मे बी, है ना, या कोई और एग्जाम्स के लिए सही हो सकता है, लेकिन आपके लिए वो अप्रोच सही नहीं है। और ना थेरी वाला जो बच्चे अपने माइंड में लेके चलते हैं, जनरली सीएस में हम लोग, हमारे जो सीएस वाले बच्चे होते हैं, है ना, उनके माइंड में ही रहता है भाई कि सिर्फ थेरी पढ़ना हमको अच्छा लगता है ना, प्रैक्टिकल यार प्रैक्टिकल बड़ा दिक्कत है ना, ऐसा उनके माइंड में रहता है। बट ऐसा कुछ है नहीं। मैं पढ़ाऊंगा ना आपको बच्चा, है ना, जिस तरीके से हमने टेक्स्ट पढ़े वैसे हम ये पढ़ते हैं जब, तो मेरे बच्चे हमेशा मेरे को बोलते हैं कि सर मज़ा आया प्रैक्टिकल पढ़ने में भी, थेरी के साथ क्या पढ़ने में मज़ा आया, प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिकल एंड थेरी। पहले हम वो चीज़ की थेरी प्लस थेरी का मीनिंग, थ्योरी का प्रैक्टिकल अप्रोच, है ना, ये समझेंगे कि ये थ्योरी दी क्यों गई है, ये थ्योरी में बोला क्या है, एंड वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, समझेंगे। एंड इसके बाद मेरे भाई, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये थ्योरी वेरी पढ़ने के बाद इंपॉर्टेंट है ना, हम उससे रिलेटेड क्या करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो जो आपका पेपर आता है वो भी इन दोनों का ही मिक्सचर आता है। अब कई बार क्या करता है आपको मैं बताऊं थोड़ा सा, वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में से ही कुछ थ्योरी निकाल के दे देता है। दैट मीन्स इंटरप्रिटेशन जिसको मैं बोल सकता हूं, जो ना थ्योरी है ना प्रैक्टिकल है। सर ऐसा भी होता है, हाँ भाई ऐसा भी होता है ना, वो ना थ्योरी है और ना प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल के ऊपर कुछ उसने इंटरप्रिटेशन डिस्क्रिप्शन आपको पूछा है, जो आपको तभी आएगा जब आपने थ्योरी भी पढ़ी हो प्लस उसके साथ क्या भी सॉल्व करा हो, प्रैक्टिकल भी सॉल्व करा हो। दोनों अगर आपने सॉल्व करे हैं, दोनों आपने पढ़े हैं, तो ही आपको वो क्वेश्चन करते जमेगा। सर हार्ड होते हैं क्या वो क्वेश्चन, एमसीक्यू? नहीं, आप पेपर उठा के देख लेना, हम डिस्कस भी करेंगे एमसीक्यूज, है ना, हमारी क्लास में हम पूरे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, है ना, 1000 2-3 हजार हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे आराम से, है ना, एफएम और एसएम मिला के। तो वो भी चीजों में आप समझोगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गॉट इट पॉइंट? तो ये सारी बातें मेरी क्लास में हमेशा रहने वाली है कि हम लोग ना सिर्फ प्रैक्टिकल ना सिर्फ थ्योरी, हम दोनों का ब्लेंड, दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। और ये क्लास स्पेसिफिकली, बस स्पेसिफिकली ओनली एंड ओनली फॉर मेरे कंपनी सेक्रेटरी के एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स के लिए है। बस भाई, कंपनी सेक्रेटरी के जो एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स हैं, ये क्लास उन्हीं के काम की है, उन्हीं के लिए है स्पेशली, है ना। यहाँ पे आप, ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये क्लास अगर सीए वाला बच्चा देखे तो मैं बोलूँगा उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। रीज़न, क्योंकि यहाँ पे मैं फुल्ली आईसीएसआई की आपकी, मैं फुल्ली आपकी आईसीएसआई की मॉड्यूल कवर करूँगा, फुल कवरेज दूंगा 100%। हम कुछ भी उसमें से नहीं छोड़ेंगे, पूरा कवर होगा। प्लस मेरे नोट्स में भी आप लोग ये पाओगे कि बहुत सारी चीज़ें मैंने कहाँ से कवर की है, ऑलमोस्ट कवर की है मैंने आपके सीएस के मॉड्यूल से जो इंस्टीट्यूट ने दिए। सर वही बाइबल है साहब, वही जो दिया है मॉड्यूल में वही बस खत्म, वही बाइबल, वही गीता, वही कुरान है भाई, सब कुछ वही है। और उसी में से हमको क्या करना है बच्चा, पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हम लोग बाहर बाहर के इधर उधर के प्रॉब्लम्स लेके आएंगे और पढ़ेंगे। हाँ, हम बाकी भी पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ सिंगल हम सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ ले, मॉड्यूल पढ़ ले, वो भी सफिशिएंट नहीं है। मैं बोलता हूँ सिर्फ बाहर की चीज़ें पढ़ ले, मॉड्यूल कवर ना करें, वो भी गलत है। हम दोनों का क्या पढ़ेंगे, मिक्सचर। तो आप जो मेरे नोट्स पढ़ोगे उसमें आपको दोनों का क्या दिखेगा, मिक्सचर। मतलब वहाँ पे थ्योरी भी रहेंगी प्लस प्रैक्टिकल भी, एंड हम वो फुल थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, एंड विथ एमसीक्यू। ये बड़ा दिक्कत है ना, बच्चे बोलते सर एमसीक्यू नहीं हुआ। नहीं बेटा, वो तो 100% करना ही करना है। क्लियर? तो ये कुछ बातें हमारी किससे रिलेटेड रहेंगी मेरे बच्चा, क्लास से रिलेटेड रहेंगी। तो ये क्लास ओनली एंड ओनली मेरे सीएस के बच्चों के लिए है। क्लियर? अच्छा सर, ये जो 40 मार्क का सब्जेक्ट है एसएम, इसका क्या? अरे ये स्ट्रेटेजीज बनाने से रिलेटेड है, बड़ा मजा आता है। एक शॉर्ट में थोड़े बहुत हिंट देता है उसके बारे में। ये आपको बताएगा कि हम बिजनेस में किस तरीके से स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, और वो स्ट्रेटेजीज किस तरीके से हमारे बिजनेस को ग्रो करने में हमारी क्या करती है हेल्प करती है।
यानी जैसे फॉर एग्जांपल जियो है, जियो ने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि भाई लोगों को स्टार्टिंग में फ्री में दो। लोग बोले पागल है जियो, फ्री में दे रहा है, नुकसान में जाएगा। बट उसकी वो स्ट्रेटेजी थी, स्टार्टिंग में फ्री में दिया, इतने सारे कस्टमर जुटा लिए और लोगों को जियो पसंद आ गया, बाकी कंपनीज ऑलमोस्ट बंद होने पे आ गई। तो वो उसकी क्या थी, स्ट्रेटेजी थी कस्टमर्स खींचने की। स्टार्टिंग में उसने प्रॉफिट अर्न नहीं करा, आगे चल के वो क्या करेगा, प्रॉफिट अर्न करेगा। स्ट्रेटेजी एप्पल की स्ट्रेटेजी है, हमेशा वो महंगे फोन बेचता है। कभी आपने ये नहीं पाए होंगे कि एप्पल वाला भाई हमारा 5,000 रुपये में फोन उतार दे, कभी नहीं होगा, और ना कभी हुआ है और ना कभी आगे भी होगा। बट ये स्ट्रेटेजी सैमसंग नहीं फॉलो करता, सैमसंग दोनों फोन बेचता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में एक एक प्रैक्टिकल केस लॉज लेके, है ना, हम एसएम में क्या करेंगे, इसका डिस्कशन करेंगे। बट अभी मैं इसकी बात नहीं करूंगा आज के लेक्चर में। आज हमारा लेक्चर जो चालू होगा इसी के आगे ही, है ना, हम बात करेंगे आज आपके फर्स्ट चैप्टर की, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फर्स्ट टॉपिक की। एंड उसी में मैं आपको आज आपके व्हाट इज मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, जो आपका सब्जेक्ट का नाम है, जो आपका क्या है, सब्जेक्ट का नाम है, उससे रिलेटेड चीजें मैं आपको क्या करूंगा, आज बताऊंगा। तो गाइस चालू करें, ये सारी बात आपको बैकग्राउंड वाली समझ में आ गई होंगी आई होप। तो आओ भाई चालू करते हैं। नेचर एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फर्स्ट चैप्टर जो मॉड्यूल में दिया है वही चैप्टर हम लेंगे। नेचर एंड स्कोप मतलब क्या क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कवर होता है, ठीक है, उसको बाद में बात करते हैं। सबसे पहले तो यार फाइनेंशियल मैनेजमेंट को भी मैं बाजू में रख देता हूं। उसके पहले, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पहले हमको तो ये समझना है कि भाई फाइनेंस क्या होता है, ये फाइनेंस का मतलब क्या होता है ना। पहले वो देख लेते शॉर्ट में। फाइनेंस में बी डिफाइंड एज एन आर्ट और साइंस ऑफ मैनेजिंग मनी। भाई ये बोलता है ये एक प्रकार का साइंस है या एक प्रकार का आर्ट है, किसको मैनेज करने का, मनी को मैनेज करने का। यानी जब आप बात कर रहे हो सिर्फ फाइनेंस की, तो मैं यहाँ पे ओनली एंड ओनली फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आया एंड कोई बिजनेस की बात नहीं करा मैंने। यानी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो फाइनेंस की एक प्रकार से ब्रांच है, वो फाइनेंस के अंदर ही क्या होता है, कवर होता है। तो फाइनेंस का मतलब बोले आप अपनी जो मनी होती है उसको क्या करना, मैनेज करना। उसी का आर्ट है, उसी का साइंस है, किसका, मनी को मैनेज करने का। जस्ट लाइक आपकी मॉम करती है, आपकी मॉम घर में आपका घर चलाती है, और घर के फाइनेंस को कौन मैनेज करती है, आपकी मॉम मैनेज करती है ना। आपकी जो घर की लेडीज होती है वो लोग मैनेज करते हैं, वो भी तो फाइनेंस को ही मैनेज कर रहे हैं ना, वो भी तो फाइनेंस ही चला रहे हैं ना। उनको भी यही समझना पड़ता है कि भाई कहाँ से पैसा आने वाला है, पापा कितने पैसे देने वाले हैं, और कितने कितने पैसे हमको क्या करने हैं, खर्चा करना है, कितने कितने पैसे हमारे को यूज करने हैं, किस तरीके से हमारा पूरा महीना चलेगा, महीने के आखिरी दिन भी हमारे पास कुछ पैसा बैलेंस होना चाहिए, प्लस साथ में कुछ सेविंग भी होनी चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, फाइनेंस। दैट मीन्स कहाँ से पैसा लाएंगे और उसको किस तरीके से क्या करेंगे, इफेक्टिवली यूटिलाइज करेंगे। बट जो आपकी मॉम मैनेज करती है फाइनेंस, वो फाइनेंस अगर उसकी मैं बात करूं तो वो आपके घर का फाइनेंस हो गया, उसकी हमको यहाँ पे स्टडी नहीं करना है ना। फाइनेंस के अंदर आपके घर का फाइनेंस जो आपकी मॉम करती है या बिजनेस का फाइनेंस सब कुछ आ जाता है, लेकिन हमको वो घर का फाइनेंस उनकी स्टडी नहीं करना। हमारा जो टॉपिक है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेटेड रहेगा ऑलवेज, किससे, और वो रहेगा बिजनेस फाइनेंस से। हमको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के फाइनेंस को किस तरीके से मैनेज करना है, वही क्या करना है, समझना है कि बिजनेस में हमको कब कब कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, कौन से पॉइंट पे कितने पैसे की जरूरत पड़ती है, कब एसेट्स खरीदना है, कितने एसेट्स खरीदना है, पैसा कहाँ से लाना है, वगैरह वगैरह। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, बिजनेस फाइनेंस। दिस इज द एक्विजिशन एंड कन्वर्शन ऑफ कैपिटल फंड्स इन मीटिंग द फाइनेंशियल नीड्स एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। मतलब आप अपना जो फंड्स है, जो आपने पैसा बिजनेस में लगाए हैं, वो आप अपने बिजनेस की डे टू डे फाइनेंशियल नीड्स प्लस उसकी ओवरऑल बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है, जिस पर्पस के लिए वो बिजनेस क्या करा गया है, बनाया गया है ना, उसको वो फाइनेंस क्या करे, फुलफिल करे। दैट इज ऑल अबाउट बिजनेस फाइनेंस। समझ में आई बात। तो ये होगी फाइनेंस एंड बिजनेस फाइनेंस, ये दोनों फील्ड्स। ये हो गया एक वाइडर टर्म, फाइनेंस इज लाइक अ वाइडर टर्म। एंड अगर मैं बिजनेस फाइनेंस की बात कर रहा हूं तो अगेन ये हो गया उसके अंदर का पार्ट, दैट इज पार्ट ऑफ
फाइनेंस, क्योंकि फाइनेंस के अंदर होम फाइनेंस भी आपका आ गया, जो जनरली हम स्टडी नहीं करते हैं, जिसमें एक्सपर्ट ऑलरेडी कौन होते हैं, आपके घर वाले होते हैं, दैट मीन्स आपकी मॉम वगैरह होते हैं जो आपका घर चलाते हैं। एंड अब हम बात करेंगे हमारे टॉपिक से रिलेटेड कि भाई साहब व्हाट इज मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर आप हर जगह बोल रहे हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका मतलब तो समझाओ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। गाइस फाइनेंशियल मैनेजमेंट नथिंग बट एक ऑर्डिनरी लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ अगर, एक आम आदमी की भाषा में, तो पैसे को किस तरीके से हमको क्या करना है, मैनेज करना है, मतलब पैसा कहाँ से लाना है और कहाँ कहाँ से लाना है। क्या बोला मैंने, पैसा कहाँ से लाना है नहीं, पैसा कहाँ कहाँ से लाना है और उसको कहाँ कहाँ लगाना है। दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बस यही काम है। और उसी को मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊं तो उसी को मैं बोल देता हूं फाइनेंस के दो मेन एस्पेक्ट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो मेन काम, दैट मीन्स प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, मतलब बिजनेस ये हमेशा देखता है कि पैसा कहां से लेके आऊं, मैं किस किस से पैसा लेके आऊं, क्या शेयर इशू करूं, क्या ओनर से पैसा लेके आऊं, क्या मैं बैंक से उधार लूं, दैट मीन्स पैसा कहां से लाऊं। एंड उसके बाद वही पैसे को बिजनेस में कहां इन्वेस्ट करूं, कितना इन्वेस्ट करूं, है ना, कितना मेरे लिए इन्वेस्ट करना फायदेमंद है या नहीं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। तो पैसा कहां से लाना ये, एंड पैसा कहां लगाना, यही आप पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ोगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर थोड़ा सा और इलेबरेट करो, तो चलो थोड़ा सा और इलेबरेट करता हूं विद एन एग्जाम्पल। मैं आपके सामने ना 4 स्टेजेस बताता हूं। हम सपोज करो कोई बिजनेस चालू कर रहे हैं, या ऑलरेडी हमारा कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उसमें हम कुछ नया क्या कर रहे हैं, एड ऑन कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है ना। सपोज करो चलो मैं नया बिजनेस ही ऐड चालू कर लेता हूँ, एक नया मैंने बिजनेस चालू करा और मेरे को अब वहाँ का फाइनेंस मैनेजर होने के नाते, फाइनेंशियल हेड होने के नाते ये समझना है, या मालक होने के नाते ये समझना है कि मेरे को यहाँ पे कितना पैसा कैसे लगेगा और वो पैसा मैं कहाँ कहाँ से लाऊंगा। तो ऑलवेज आप फर्स्ट स्टेज पे क्या करते हो, स्टेज नंबर 1 आपकी क्या होती है, डिसाइड करो। क्या डिसाइड करना है कि कौन से एसेट्स आपको रिक्वायर्ड है, विच टाइप ऑफ एसेट्स जो आपको आपके बिजनेस में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। जस्ट लाइक मैं एसी का बिजनेस चालू कर रहा हूं, मैंने एसी की कंपनी ओपन करी, तो मेरे को सबसे पहले लगेंगे मशीन्स, वो एसी बनाने के लिए जो मशीन्स रिक्वायर्ड है। सेकेंड लगेंगे मेरे को बिल्डिंग, मतलब जगह लगेंगी जहां पे मैं अपना एसी का क्या सेटअप करूंगा, प्लांट सेटअप करूंगा, ठीक है भाई। दूसरा मेरे को और भी लगेगा इक्विपमेंट्स एसी बनाने के लिए, है ना, और फर्नीचर जो लगता है जनरली बिजनेस में ये लगेगा। मतलब मैंने सबसे पहले अपने क्या डिटरमाइन कर लिए, एसेट्स। डिसाइड विच एसेट्स टू बाय, कौन से एसेट्स हमको क्या करने हैं, खरीदने हैं। दैट मीन्स यहां पे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं फर्स्ट स्टेज में कि व्हाट टाइप ऑफ एसेट्स एंड विच एसेट्स हमको क्या है बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है। तो हमने सबसे पहली स्टेज में वो आइडेंटिफाई कर लिए बिजनेस चालू करने के लिए कि कौन से एसेट्स हमको रिक्वायर्ड है। अच्छा भाई मैंने ये डिसाइड तो कर लिया कि मेरे को कौन से एसेट्स रिक्वायर्ड है, लेकिन दूसरा एक और चीज डिसाइड करनी पड़ेगी ना। यहां तो मैंने सिर्फ ये बता दी मेरे को 2 बिल्डिंग चाहिए, मेरे को 4 मशीन चाहिए, मेरे को 5 फर्नीचर के रैक्स चाहिए, रैक्स जो होती है ना रैक लगाते फर्नीचर वो चाहिए, है ना, मेरे को अदर टूल्स एंड इक्विपमेंट चाहिए। ये आपने नंबर फॉर्म में बता दिया, नंबर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जब मैं बात करूंगा ये सब्जेक्ट में तो ऑलवेज मैं एक ही भाषा में बात करूंगा, और वो भाषा मेरी रहेगी पैसे की भाषा, मनी की भाषा। नंबर से कोई फर्क नहीं, 1 बिल्डिंग चाहिए, 2 बिल्डिंग चाहिए, 4 मशीन चाहिए, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। कितने की है बिल्डिंग, कितने की है मशीनरी, है ना, तो मेरे को इसमें काय की भाषा चाहिए, है ना, पैसे की भाषा रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले मैंने डिटरमाइन कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। मेरे साथ चलो बेटा, ये स्टेजेस है ना, ये स्टेजेस आपको समझ में आएंगी तो आपको पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब समझ में आएगा। सबसे पहले मैंने डिटरमाइन कर लिया कि कौन से एसेट्स मेरे को रिक्वायर्ड है। दूसरा फिर मैं शिफ्ट हो गया, डिटरमाइन व्हाट इज टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, what is total investment required for buying the asset in terms of what, in terms of money,
इन टर्म्स ऑफ व्हाट मेरे भाई, इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब मैंने अब क्या कर लिया, जो इन्वेस्टमेंट्स के लिए मेरे को आइटम्स रिक्वायर्ड है उन आइटम्स की लिस्ट बना के उनको काय के टर्म्स में लिख दिया, मनी टर्म्स में। फॉर एग्जाम्पल मेरे को बिल्डिंग रिक्वायर्ड है, तो मैंने लिख दिया कि मेरे को बिल्डिंग रिक्वायर्ड है 50 लाख की। मेरे को प्लांट एंड मशीनरी रिक्वायर्ड है, तो मैंने लिख दिया कि मेरे को 20 लाख की क्या रिक्वायर्ड है, प्लांट एंड मशीनरी। यानी यहाँ पे ये जो फर्स्ट है मैंने ये ऐसे डिटरमाइन करे स्टेज नंबर 1 में, उनकी कॉस्ट, उनकी प्राइस जितने में मेरे को वो खरीदना है, जितने की वो मेरे को लेना है, वो मैंने निकाल लिया सेकेंड स्टेज में। एंड इक्विपमेंट्स 10 लाख के। नेक्स्ट इज फर्नीचर एंड अदर एसेट्स 20 लाख के। तो 50, 20, 70, 80 और आपका 20 हो गया ये 100 लाख, मतलब 1 करोड़ रुपए। तो दैट मीन्स मेरे को ये बिजनेस चालू करने के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट पैसे के टर्म्स में कितना चाहिए, 100 लाख का, मतलब 1 करोड़ रुपए का। 100 लाख इज इक्विवेलेंट टू 1 करोड़ रुपीज का। तो ये मैंने डिटरमाइन कर लिया। अच्छा, लेकिन आपने एक चीज समझे कि यहाँ पे कि स्टेज 1 और स्टेज 2 में मैंने जो डिटरमाइन करा वो सिर्फ एसेट्स के बारे में बात करा, यानी मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट। क्या सिर्फ ये लेने भर से मेरा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा? सोच के देखो, मैंने बिल्डिंग का ले लिया, बिल्डिंग, मशीनरी सब कुछ फिट वगैरह करवा दिया और अपने बिजनेस का उद्घाटन कर लिया। नेक्स्ट डे से बैठ गया ऐसे हाथ बंद करके, गिराहक आएगा, कोई माल खरीदेगा। अरे मेरे राजा, माल कहां से खरीदेगा कोई? तूने अगर शॉप लगाई है या तूने कंपनी बनाई है मैन्युफैक्चरिंग की, तो उसके लिए तेरे को एसी भी तो बनाना पड़ेगा ना। एसी बनाने के लिए तेरे को एसी के लिए माल लगेगा। सर नहीं समझा हमको। वापस से मैंने एक बिल्डिंग बना ली, उसके अंदर मशीन रख दी, उसके अंदर सारे इक्विपमेंट्स, टूल्स सब फिट करवा दिया और मैं बैठ गया ऐसे, भाई अब मेरे को बिजनेस चालू हो गया, अब मैं पैसे कमाऊंगा, अब मेरे गिराहक आएंगे। तो गिराहक आ भी गए तो तू क्या बेचेगा? तुम अपने बिजनेस जो पर्पस था उसको ही फुलफिल नहीं कर पाए ना। तुमने काय का बिजनेस डाला था? तुमने बिजनेस डाला था एसी का, एसी मैन्युफैक्चरिंग का। तो एसी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए तुम्हारे को रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, रेगुलर बेसिस पे तुम्हारे को खर्चे लगेंगे क्या बनाने के लिए, एसी। दैट मीन्स मैं बोल रहा हूं कि ये 2 स्टेज में मेरा काम नहीं होगा। एक और स्टेज आती है, थर्ड। अपार्ट फ्रॉम बाइंग एसेट, द एंटरप्रेन्योर वुड ऑल्सो नीड टू डिटरमाइन हाउ मच कैश ही वुड रिक्वायर्ड टू रन द डेली ऑपरेशंस। मतलब सिर्फ एसेट ले लिया मैंने, भाई मेरे को 1 करोड़ रुपए मैंने तुमको दे भी दिया, तुमने एसेट्स बाय भी कर लिए, तो तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। तुम्हारे को वहां पे एसी बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगेगा रेगुलर बेसिस पे, तुम्हारे को वहां पे लेबर को पेमेंट करनी पड़ेगी, तुम्हारे को वहां पे अदर पेमेंट करनी पड़ेगी, सैलरीज पेमेंट करनी पड़ेगी। दैट मीन्स आपके डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने के लिए आपको कुछ और भी पैसा रिक्वायर्ड है। लेकिन ये जो पैसा आपको रिक्वायर्ड है ये आपके एसेट वाले पैसे से अलग है। क्यों अलग है? बिकॉज ये वर्किंग कैपिटल कहलाया जाता है। वर्किंग कैपिटल मतलब डेली ऑपरेशंस रन करने के लिए। सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने डोमिनोज ओपन करा, डोमिनोज की कंपनी मैंने पिज्जा बनाने वाली ओपन करी, तो वहां पे मैंने ओवन ले लिया जिसमें वो पिज्जा बनता है, वो पिज्जा वगैरह जिसमें वो लोग बनाते हैं मशीन, वो ले लिया, बिल्डिंग ले ली, है ना, सब कुछ ले लिया और मेरा काम चालू कर दिया। तो क्या चालू होगा? आंसर इज नो। मेरे को रॉ मटेरियल लगेगा, मतलब वो बेस लगेगा। अब सोच के देखो, वो जो बेस है वो आज लगा, मतलब जिस पे पिज्जा बनाया जाता है उनका बेस वो आज लगा, सैलरीज भी एम्प्लॉइज को आज देनी पड़ी। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ डेली बेसिस पे देते हम, है ना, मंथली की जगह उनको देनी पड़ी। तो क्या कल फिर से नहीं देनी पड़ेंगी? परसों फिर से नहीं देनी पड़ेंगी? फिर नहीं देनी पड़ेंगी? देनी पड़ेंगी। लेकिन यही अगर खर्चा मैं बात कर रहा हूं एसेट्स वाला, बिल्डिंग वाला, क्या ये खर्चा हमको रोज करना पड़ेगा? नहीं, दिस इज वन टाइम एक्सपेंस। बस एक बार आपने बिल्डिंग खरीद ली, एक बार आपने बिल्डिंग ले ली, आपका काम खत्म हो गया। अरे गेटिंग माय पॉइंट? तो ये खर्चा जो आपका था स्टेज 1 और स्टेज 2 वाला, दैट मीन्स टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो, ये आपको रेगुलर बेसिस पे नहीं होगा, ये ओनली वन टाइम होगा। लेकिन वर्किंग कैपिटल के लिए आपको जो पैसा लगेगा ये आपको रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे लगता रहेगा।
समझ में आ रही बात? तो डेली ऑपरेशंस रन करने के लिए जस्ट लाइक रॉ मटेरियल, लेबर को सैलरी, ये सब के लिए आपको क्या लगेगा? पैसा लगेगा। तो ये आपने डिटरमाइन कर लिया। अब आपने ये डिटरमाइन करा कि टोटल इन्वेस्टमेंट्स एसेट के लिए लाइक मेरे को लगा रहा है 100 लाख का, और डेली ऑपरेशंस रन करने के लिए जिसको मैं बोल देता हूं वर्किंग कैपिटल। ये पूरा एक चैप्टर पढ़ना है हमको वर्किंग कैपिटल, एकदम शॉर्ट में नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग है, ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, यहाँ मैं आपको मीनिंग समझा रहा हूँ बस। इसके बारे में पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे आगे चल के हम इसी आपके एफएसएम में ही। तो वर्किंग कैपिटल के लिए मेरे को पैसा लग रहा है 40 लाख रुपए। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना रिक्वायर्ड है मेरे को? 140 लाख रुपए, दैट मीन्स 1.4 करोड़ रुपीस मेरे को क्या है? टोटल रिक्वायर्ड है अपना बिजनेस चालू करने के लिए। 40 इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग कैपिटल, मतलब शॉर्ट टर्म बेसिस पे लगेगा, रेगुलर बेसिस पे लगते रहेगा, देखेंगे किस तरीके से मीट होता है। दूसरा, आपको वन टाइम एक्सपेंस करना पड़ेगा जो आपको लॉन्ग टाइम तक क्या करेगा? काम आएगा, मतलब बिल्डिंग आपके 5-10 साल खराब होने वाली नहीं है, वो आपकी क्या होती रहेंगी? यूज होती रहेंगी। तो आपने क्या कर लिए यहाँ पे? ये निकाल लिए कि मेरे को पैसा कितना रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये किसका पार्ट हो गया? फाइनेंशियल मैनेजर का। फाइनेंशियल मैनेजर ने क्या किया? फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं, फाइनेंस को मैनेज किया। मैनेज किया मतलब पहले देख किया कि मेरे को कितना पैसा चाहिए, क्या कौन से एसेट चाहिए, यानी पहले फाइनेंस मैनेजर ने जाके जो प्रोडक्शन टीम होंगी, जो माल बनाने वाली अदर टीम्स होंगी, है ना, ऑपरेशनल टीम्स होंगी, उससे डिस्कशंस किया। उनने उसको एसेट्स के नाम लिख के दिए। फिर उसने उन्हीं लोगों से पूछा कि आपको उसके अलावा और क्या क्या चीजें लगेंगी, तो उन्होंने बताया रॉ मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा। तो उसने टोटलिटी में ये निकाल लिया कि हाउ मच फंड उसको रिक्वायर्ड है। तो उसने निकाल लिया कि भाई उसको ये बिजनेस रन करने के लिए 140 करोड़ रुपए, सॉरी 140 लाख रुपए लगेंगे, दैट मीन्स 1.4 करोड़ रुपीस। ठीक है, अब आती है उसकी लास्ट स्टेज। द नेक्स्ट स्टेज इज टू डिसाइड व्हाट ऑल सोर्सेस does the entrepreneur need to tap finance total investment, need to tap to finance the total investment, that is assets and working capital। अब नेक्स्ट स्टेज उसकी आ गई। अब उसको ये पता लगाना है कि ये 140 लाख रुपए, यानी दैट मीन्स 1.4 करोड़ रुपए जो है, इसके लिए मैं पैसा कहां से लाऊं? इनको फंड करने के लिए, इनके लिए मैं फाइनेंस मतलब पैसा, मनी कहां से लेके आओ? तो दैट मीन्स मेरे को सोर्सेस मतलब जरिए, सोर्सेस मतलब ही क्या होता है? जरिए। मैं बहुत बेसिक टर्म्स में बताऊंगा यहाँ पे आपको हर चीज, क्योंकि मेरे हिसाब से आप फाइनेंस पहली बार पढ़ रहे हो लाइफ में, तो हम यहाँ पे एकदम बिल्कुल बेसिक से ABCD से चालू करेंगे फाइनेंस की, तो ही आपको क्लैरिटी आएंगी। तो कहाँ से वो पैसा लाना है? ठीक है, सोर्सेस का मतलब जरिए, तो जरिया हो सकता है शेयर्स इशू करके, जो आपकी भाषा में शेयर कैपिटल कहलाया जाता है ना, शेयर इशू करके, दैट मीन्स उसको हम एंटरप्रेन्योर्स ओन फंड भी बोलते हैं, यानी अगर वो कंपनी है तो शेयर कैपिटल बोलते हैं, वो अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, तो पार्टनर्स कैपिटल या ओनर्स फंड बोलते हैं, ओनर्स कैपिटल बोलते हैं। और क्या ये बोरोइंग से लाना चाहिए, मतलब बैंक से पैसा लेना चाहिए, डिबेंचर्स इशू करने चाहिए, बॉन्ड्स इशू करने चाहिए, दैट मीन्स वो अब ये डिसाइड करेगा कि उसको पैसा कहां से लाना है। क्या पूरा 1.4 करोड़ रुपीस, 140 लाख रुपीस वो कहां से ले आए? फॉर एग्जाम्पल आपके लोन से ले आए, क्या ये सही है? आई डोंट नो। अगर इसका आंसर आपको आज ही मिल गया तो आगे पूरे फाइनेंस में क्या पढ़ोगे आप? ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, यही तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, मैनेज करना फाइनेंस को। समझ में आ रही बात? तो क्या ये जो 140 लाख रुपए है, 1.4 करोड़ रुपीस है, क्या मैं पूरा डेप्ट में ले आऊं, मतलब लोन ले लूं, या मैं पूरा ओनर्स का फंड ले आऊं? क्या मैं दोनों का मिक्सचर ले आऊं? अच्छा, कितना मिक्सचर ले आऊं? 50% मतलब 70 लाख रुपीस ओनर्स कैपिटल, यानी ओनर दे, और 70 लाख रुपीस बैंक से दूं? क्या करूं मैं? तो अच्छा, कुछ बच्चे मेरे को यहाँ पे डायलॉग मारते हैं, सर जितना पैसा बैंक दे रहा है ना उतना ले लो, बाकी अपनी जेब से लगा लो। ऐसा थोड़ी ना होता है, समझ में आ रही बात? तो पॉइंट इज दैट कि हमको ये डिसाइड करना है कि कितना हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर रहेगा। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कितना जो पैसा हमारे को रिक्वायर्ड है टोटल इन्वेस्टमेंट, उसके अंदर कितना डेप्ट और कितना इक्विटी रहेगा, वो डिसाइड करना है। क्या बात है ना? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो पैसा कहां से लाऊंगा? तो दीज आर 4 स्टेजेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। समझ में आई बात? फर्स्ट स्टेज हमने क्या बोले? डिसाइड कौन से एसेट्स है, आइडेंटिफाई करो। सेकंड हमने उनकी क्या निकाले? मेरे साथ रिपीट करते चलना, वीडियो वाला आप लोग भी। समझ में आ रही बात? रिपीट जितना करोगे ना बच्चा मेरे साथ, उतना आपको क्लैरिटी बढ़ेगी। डिसाइड विच एसेट आपको रिक्वायर्ड है, कौन से, उसका कितना इन्वेस्टमेंट लग रहा है पैसे के फॉर्म में,
थर्ड, आपको डिसाइड करना है कि वर्किंग कैपिटल कितना नीडेड है रेगुलर डेली बेसिक के ऑपरेशंस करने के लिए। नेक्स्ट 4 स्टेजेस, पैसा कहाँ कहाँ से मेरे को क्या करना है, लाना है। तो दिस इज इंट्रोडक्शन टू व्हाट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 4 स्टेजेस में। थोड़ा सा और आते हैं, व्हाइल डिसाइडिंग हाउ मच to take from each source, the entrepreneur would keep in mind the cost of capital of each source. Very important. ये क्या है भाई, मैंने बोल दिया कि मैं आधा पैसा एग्जाम्पल के लिए डेब्ट से ले आता और आधा पैसा मैं ले आता इक्विटी से। इक्विटी जब भी मैं वर्ड यूज करूँ ना बच्चे समझ जाना, ओनर्स फंड की बात कर रहा हूँ। प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप बिजनेस है तो दैट मीन्स कैपिटल ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, प्रोप्राइटर्स कैपिटल। तो मैं यहाँ पे 2 ही वर्ड यूज करूंगा, इक्विटी एंड डेब्ट, हर जगह। तो आप समझ जाना, डेब्ट मतलब डिबेंचर, बॉन्ड्स, लोन बैंक से, ये सब। इक्विटी मतलब ओनर्स का फंड। तो ये जो पैसा मेरे को लेके आना है, दैट मीन्स इक्विटी एंड ओनर्स फंड, कहाँ से, सॉरी, ओनर्स फंड लाना है या बैंक से या बोरिंग करना है, बोरिंग फंड लाना है, डेब्ट लाना है या इक्विटी। तो एक चीज अपने दिमाग में हमेशा रखना, जिसमें कॉस्ट कम होंगी, यानी पैसा लाने के लिए, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स के लिए, ऑलवेज फाइनेंस मैनेजर के दिमाग में या एंटरप्रेन्योर के दिमाग में एक ही पॉइंट रहेगा, जितने कम में वो मेरे को पैसा मिल सकता है, कम में पैसा मिल सकता है। कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट रेट, डिविडेंड, जो आप बोलना चाहो बोल लो। दैट मीन्स मैं अगर बैंक से लोन लेने जा रहा हूं तो बैंक वाला जहां पे मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट कम दे रहा है, जो बैंक डिबेंचर दे रहा है तो डिबेंचर, बॉन्ड्स दे रहे हैं तो बॉन्ड्स, बैंक वाला दे रहे तो बैंक वाला, जहां से मेरे को कॉस्ट कम लग रही है। ये हो गई डेब्ट की बात। या मेरे को हो सकता है इक्विटी में भी क्या कम लगे, कॉस्ट कम लगे, डिपेंड करता है। कभी इक्विटी में कॉस्ट ज़्यादा लगती है लेकिन डेब्ट में कॉस्ट कम लगती है इंटरेस्ट की। लेकिन दोनों के अपने अपने फायदे, अपने अपने क्या है, नुकसान है। मैं डिस्कस करता हूँ थोड़ी देर में आपसे। पहले आप ये पॉइंट समझो, क्या कि फाइनेंस मैनेजर को जब प्रोक्योरमेंट करता है वो फंड, मतलब पैसा लाने की बात करता है, तो पैसा लाने के लिए उसको दिमाग में एक चीज हमेशा रखनी है कि उसकी जो कॉस्ट रहेंगी वो क्या रहेंगी, ऑलवेज कम। दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिंपली मीन्स जो पैसा आप ला रहे हो, चाहे डेब्ट फॉर्म में या आप ला रहे हो कौन से फॉर्म में, आपके इक्विटी फॉर्म में, उन दोनों को मिला के जो आपके लिए कॉस्ट लग रही है, आपको इंटरेस्ट कॉस्ट लग रही है ना, वो क्या रहे, कम रहे। हो सकता है दोनों को मिला के कम हो जाए, कुछ डेब्ट का फंड पार्ट ले लो, कुछ इक्विटी का पार्ट ले लो, तो रिस्क भी थोड़ी सी कम हो जाएंगी, क्योंकि डेब्ट में रिस्क बहुत होती है, इक्विटी में रिस्क कुछ भी नहीं होती है। ये क्यों, आओ डिस्कस करते हैं। जब मैं बात करता हूँ डेब्ट की, तो भाई आप धंधा चलाओ या ना चलाओ, तुमको ब्याज हर महीने देना है। मैंने डिबेंचर इशू कर दिए, लोगों से पैसा ले लिया, मैंने बैंक से पैसा ले लिया लोन बोल के, मेरे को हर महीने चाहे मेरा धंधा चले या ना चले, मेरे को उनको क्या देना ही देना है भाई, मेरे को उनको प्योरली इंटरेस्ट देना ही देना है। आगे चल के अगर मेरे को लॉसेस होते हैं मेरे बिजनेस में, मेरा बिजनेस नहीं चल पा रहा, नुकसान हो रहा है मेरे बिजनेस में, तो उस केस में भी मेरे एसेट बेच के, तो एसेट्स बेच के, लेकिन मेरे को अपने लोन होल्डर्स को पैसे रिपे करने पड़ेंगे। मैं एकदम से विजय माल्या नहीं हो सकता, दैट मीन्स दिवालिया घोषित नहीं हो सकता, मतलब अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकता। उनके पैसे तो मेरे को चुकाने ही है फर्स्ट प्रायोरिटी पे। लेकिन यही बात अगर मैं इक्विटी में करूं तो बहुत बढ़िया है। इक्विटी में चाहे आपका बिजनेस चले तो बढ़िया, आपको डिविडेंड प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा, तब आपको दर्द होगा कि भाई मेरा बिजनेस चल रहा है, मैंने मेहनत किया, लेकिन मेरे को पैसा ना, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है, मेरे अदर साथी जिनसे मैंने पैसा लिया था बिजनेस चलाने के लिए, और उनने मेरा कुछ काम वाम नहीं करे बिजनेस में, सिर्फ पैसा लगाए, उनके साथ मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा। तो इससे आपका भले दिल दुख रहा है, ये आपके लिए डिसएडवांटेज आप बोल सकते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को आपको क्या देना पड़ता है, ज़्यादा डिविडेंड वगैरह देना पड़ता है। लेकिन आपके लिए एडवांटेज ये चीज़ कब बन सकती है, अगर मान लो आपको बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं अभी स्टार्टिंग में, तो आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यही आप काय की बात करते हो, बोरोइंग की बात करते हो, तो उनको तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कल को खुदा ना खास्ता, मैं तो नहीं चाहूँगा कभी ऐसा हुआ मेरे बच्चों के साथ जो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता हो गया, तुम्हारा बिजनेस लॉस में चले गया, नुकसान हो गया, तो अब क्या, अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में इक्विटी शेयर होल्डर को हमको एक भी रुपए रीपे करने की जरूरत नहीं है। तो दैट मीन्स दोनों के अपने एडवांटेजेस, अपने डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस एज इन दोनों के अपने रिस्क एंड रिटर्न एसोसिएटेड है, चाहे डेब्ट की बात करूं या
इक्विटी की बात करूं तो हमको वो डेब्ट इक्विटी कितना रखना है ना, वो हम पढ़ेंगे आपका एक चैप्टर आगे जाके, कैपिटल स्ट्रक्चर। ये भी आपका चैप्टर है कि डेब्ट कितना रखना, इक्विटी कितना रखना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कैपिटल स्ट्रक्चर। आगे स्टडी करेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कैसे हम जो पैसा ला रहे हैं, हमारी जो कॉस्ट रहे वो क्या रहे, उसमें कम रहे। समझ में आ रही बात? और हमारे को कितनी उसमें कॉस्ट लग रही है, चाहे बोरोइंग की बात करूं चाहे इक्विटी की, तो आपको ये भी एक क्या पढ़ना है, चैप्टर। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अगेन आपका एक क्या है, टॉपिक है, चैप्टर है। खैर, बस फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ही चीज से कंसर्न है, एफिशिएंट एक्विजिशन, दैट मीन्स फाइनेंसिंग जहां से पैसा ला रहा है, एक्विजिशन मतलब पैसा ला रहा है, एंड एलोकेशन दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल्स ऑफ फंड्स विद एन ऑब्जेक्टिव टू मेक प्रॉफिट फॉर ओनर्स। इन अदर वर्ड्स, यानी प्रॉफिट कम है ओनर्स के लिए। फोकस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू एड्रेस द 3 मेजर फाइनेंशियल डिसीजन एरियाज। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम जो है वो 3 एरियाज के आसपास ही घूमता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसकी बात करता है, किस तरीके से बात करता है। तो वेयर टू गेट दी मनी फ्रॉम, दैट मीन्स फाइनेंसिंग डिसीजन, सो एज हमारी जो कॉस्ट रहे वुड बी लेस। फाइनेंसिंग डिसीजन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ना, हमको फाइनेंसिंग डिसीजन लेना है, डिसाइड करना है कि कहां कहां से फाइनेंस लाए, सो एज हमारा जो कॉस्ट है वो क्या रहे, कम रहे, एफिशिएंट फाइनेंसिंग हो, एफिशिएंट पैसा हमारे पास एक्विजिशन हो। समझ में आ रही बात? एफिशिएंट मतलब हमारी कॉस्ट जो है वो कम से कम लगे। सेकेंड इज वेयर टू इन्वेस्ट। जैसे आपके 2 फंड पड़े, एक पैसा लाना, दूसरा पैसा लगाना। अभी तक आप ज्यादातर बातें किससे रिलेटेड कर रहे थे, पैसे लाने से रिलेटेड। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि पैसा लाने का मतलब हो गया कम से कम रेट में लाना। दूसरा हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव ये रहता है, और वो ऑब्जेक्टिव को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो एसेट्स में कर रहे हैं, चाहे डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस दैट मीन्स वर्किंग कैपिटल में कर रहे हैं, तो जो हम पर्टिकुलर एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या वो एसेट्स हमको प्रॉपर रिक्वायर्ड मतलब जितना मेरे को चाहिए, रेट ऑफ रिटर्न मतलब जितना उसके ऊपर मेरे को रिटर्न कमा के देगा, दैट मीन्स वो क्या प्रॉपर रेट ऑफ रिटर्न मेरे को कमा के देगा। मैंने 50 लाख रुपए लगा तो दिए काय में, एक पर्टिकुलर एसेट में, मशीन्स में, बिल्डिंग्स में, लेकिन क्या वो 50 लाख रुपए के ऊपर मेरे को 15% रिक्वायर्ड है रिटर्न, क्या मेरे को 15% रिटर्न मिलेगा, क्या मैं 15% पैसा उसमें कमा पाऊंगा टोटल इन्वेस्टमेंट का। तो दैट इज अ सेकेंड पार्ट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना, कब इन्वेस्ट करना, कौन से पॉइंट पे इन्वेस्ट नहीं करना, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ इन्वेस्ट करते ही जाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कौन से पॉइंट पे इन्वेस्ट नहीं करना ये भी इंपॉर्टेंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सारी बातें। तो वेयर टू इन्वेस्ट द मनी, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सो एज हमारा जो रिटर्न रहे वो क्या रहे, ज्यादा। और ये दोनों में हम लोग एक ही बात करते हैं कि हमारी रिस्क भी क्या रहे, ऑप्टिमम। ये ऑप्टिमम मतलब क्या हो गया, देखो फाइनेंसिंग डिसीजन में कॉस्ट कम रखना है और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में रिटर्न ज्यादा रखना है। मतलब पैसा जो लाना है वो कम रेट पे लाना है, और जो पैसा लगाना है वो ज्यादा रेट पे हमको क्या दे, रिटर्न दे। इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं, लगाने का मतलब इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट हमको ज्यादा से ज्यादा क्या दे, रिटर्न दे। एंड ये दोनों फंक्शन आप जो कर रहे हो, इसमें आपको मेरी तरफ से ऐड कर लो एक चीज, एक और चीज का ध्यान रखना है कि हमारी रिस्क क्या रहे, ऑप्टिमम रहे, कम से कम। समझ में आ रही बात? एकदम ज्यादा रिस्क पे अगर आप पैसा ला भी लेते हो और उसमें कॉस्ट कम भी है, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है और रिटर्न ज्यादा भी है, तो भी आपके बिजनेस के लिए वो फायदेमंद नहीं है। ऑलवेज जरूरी नहीं है कि जितना ज्यादा रिस्क लोगे, अब ये डायलॉग फाइनेंस में हम बोलते हैं जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा आप क्या कमाओगे, पैसा। बट ज्यादा रिस्क लेने का मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर दो जिसमें फुल रिस्क है, दिख रहा है कि 1 महीना चलेगा, 2 महीना चलेगा, बहुत प्रॉफिट देगा, 3rd महीने से बंद हो जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है ना, हवा में थोड़ी ना रिस्क ले लेते हैं। आपने भी तो कंपनी सेक्रेटरी चूज करने के पहले एक सोची होंगी ना बात, रिस्क तो है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं बोल देता कि बच्चे पास ही नहीं होते, 100% रिजल्ट उसमें से एक ही बच्चा पास होता है पूरे इंडिया में, क्या आप ज्वाइन करते? आप बहुत डरते ज्वाइन करने के लिए। या मैं बोलता बच्चे पास ही नहीं होते तो आप ज्वाइन करते? आपने देखे नहीं, 5%, 10%, कभी कभी 15% भी रिजल्ट आता है। तो रिस्क है, लेकिन हम अगर पढ़ते हैं तो हमारे को रिटर्न भी अच्छे मिलेंगे, हम पास हो। तो डेट मीन्स रिस्क हमारी क्या रहे, हमारे फाइनेंस मैनेजर का काम क्या होता है, वो कम से कम रहे, ऑप्टिमम रहे।
और जहां जरूरत है वहीं हम क्या ले, रिस्क ले। ये मैं मेरे तरफ से जोड़ता हूँ। तो खैर फर्स्ट डिसीजन क्या हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, फर्स्ट काम क्या हो गया फाइनेंशियल मैनेजर का। मैनेजमेंट में हम क्या काम करेंगे, किस तरीके से मैनेज करेंगे फंड को, फ्रॉम वेयर टू गेट दी फाइनेंस, जहां पे कॉस्ट क्या है कम से कम। सेकेंड, फ्रॉम वेयर टू इन्वेस्ट, मतलब इन्वेस्ट कहाँ करें, नॉट फॉर कहाँ पे हम पैसा क्या करें, इन्वेस्ट करें, ताकि हमारा रिटर्न क्या रहे, ज़्यादा रहे। एंड थर्ड एंड लास्ट इंपॉर्टेंट, डिविडेंड डिसीजंस, दैट मीन्स हाउ मच टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द शेयर होल्डर टू कीप देम सेटिस्फाइड। ये भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है डिविडेंड डिसीजंस। मतलब क्या, जो कंपनीज में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो इक्विटी शेयर होल्डर्स बन के, तो वो कंपनीज आपको डिविडेंड देती है ना, आपको हर साल उनकी तरफ से क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। तो कंपनीज को ये बात हमेशा अपने माइंड में रखनी पड़ती है कि एक ऑप्टिमम, मतलब एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ डिविडेंड हमेशा किसको दे, अपने शेयर होल्डर्स को दे। अगर वो हमेशा डिविडेंड नहीं देंगी ज़्यादा, तो शेयर होल्डर्स के माइंड में डर बैठ जाता है कि मेरा क्या पैसा जो है वो कंपनी में सेफ है या नहीं है। तो ये भी कंपनी को बहुत इंपॉर्टेंटली डिसाइड करना पड़ता है कि कितना डिविडेंड देना चाहिए और कब देना चाहिए। जस्ट लाइक टाटा कंपनी है, हर साल प्रॉपर डिविडेंड देती है, इन्फोसिस हर साल प्रॉपर डिविडेंड देती है कंपनीज, किसको, अपने शेयर होल्डर्स को। तो उनके शेयर होल्डर्स का उनके ऊपर ट्रस्ट जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। उसके ऊपर भी डिपेंड करती है उनकी शेयर्स की मार्केट प्राइसेस। खैर ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ पे, डिविडेंड डिसीजन। सर ये भी चैप्टर है, हाँ बच्चा ये भी चैप्टर्स है। तो बोलने का मतलब है जो आपके मेजरली चैप्टर्स डिवाइडेड है, वो चैप्टर्स, अगर मैं आपको आगे जाके आगे का पॉइंट अभी बता दूं, आगे के पेजेस में दिया है, वो चैप्टर्स आपके ये 3 डिसीजंस जो है आपके, वो 3 डिसीजंस के ऊपर ही डिपेंडेंट है। फर्स्ट आपका जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं, है ना, पैसा कहाँ लगाना ताकि आपकी कॉस्ट क्या रहे, कम रहे, उसी से रिलेटेड 2 चैप्टर्स है। फर्स्ट इज कैपिटल बजटिंग एंड सेकेंड इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। कैपिटल बजटिंग का मतलब ही हो गया कि पैसा जो कैपिटल एसेट्स में आप लोग लगाते हो, जो बिल्डिंग्स मशीनरी एसेट्स में पैसा लगाते हो, वहाँ पे कितना पैसा कब लगाना चाहिए, और जो आप पैसा लगा रहे हो क्या आपको वो प्रॉपर रिटर्न दे रहा है या नहीं। मतलब आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्या वो इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉपर रिटर्न दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो आपको डिसाइड कहां पे करना है, सीखना है कैपिटल बजटिंग। तो मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी पड़ेगी, दैट मीन्स कैपिटल बजटिंग। एंड अनदर इज आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस के लिए जो पैसा रिक्वायर्ड होता है, तो वो कितना कितना कौन से मोमेंट पे रिक्वायर्ड होता है, कितना पैसा हमने वर्किंग कैपिटल के लिए अलग से रखना चाहिए टोटल इन्वेस्टमेंट में से। कई बार लोग ज़्यादा रख देते हैं जिसका कोई काम नहीं होता। मतलब हमको ये दोनों चीज़ों में एक चीज़ ध्यान से समझनी है कि जो हमारा फंड है, जो इन्वेस्ट हो रहा है, जो इन्वेस्ट होने के लिए हमने लोगों से लिए हैं, प्रोक्योर किए हैं, वो फंड प्रॉपरली इन दोनों में इन्वेस्ट हो, आइडल ना पड़ा रहे। मान लो मैंने ले लिया पैसा शेयर होल्डर से या डिबेंचर या बैंक से, कहीं से भी मैंने पैसा ला तो लिया, मैंने ला लिया 10 करोड़ रुपए, बट यार अब मेरे इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वर्किंग कैपिटल और कैपिटल बजटिंग है ना, इनमें मेरा पैसा सिर्फ 8 करोड़ ही यूटिलाइज हो रहा है। पर मैंने ले कितना लिया, 10 करोड़, मेरा यूटिलाइज कितना हो रहा है, 8 करोड़। तो 2 करोड़ मेरा आइडियल पड़ा हुआ है, 2 करोड़ रुपीस आइडियल पड़ा हुआ है। मतलब उसके ऊपर मैं कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा कमा नहीं पाऊंगा। मतलब मैंने वो बिजनेस में कैश पड़ी हुई है या मेरे बैंकों में वो बैलेंस पड़ा हुआ है, तो वो तो मेरे लिए वेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैं उसके ऊपर 10% ईयरली इंटरेस्ट दे रहा हूं, तो हर साल मेरे को वो 2 करोड़ के ऊपर 20 लाख तो देने ही है, बट वो पैसा मेरे पास फालतू पड़ा हुआ है, आइडियल पड़ा हुआ है। तो ये भी चीज़ हमको यहाँ पे देखनी है ये दोनों चैप्टर्स में, कि हमारा जो फंड है, खासकर वर्किंग कैपिटल में देखेंगे कि हमारा जो फंड है वो आइडियल ना पड़ा रहे, वो प्रॉपरली दोनों में क्या हो, यूटिलाइज हो। और ये चीज़ हमको फाइनेंसिंग डिसीजन में भी देखनी पड़ती है, जब हम डिसाइड करते हैं कि भाई कितना पैसा हमको रिक्वायर्ड है, तो वो होगी फाइनेंसिंग डिसीजन। दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। व्हाट इज मीन बाय दैट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो आप पैसा लेके आ रहे हो डेब्ट से, इक्विटी से, उस पर कितनी कॉस्ट लगेंगी। कॉस्ट सिंपली मीन्स 2 पार्ट, फर्स्ट इज इंटरेस्ट एंड अनदर इज डिविडेंड। फर्स्ट इज इंटरेस्ट एंड अनदर इज व्हाट, डिविडेंड। समझ में आ रही बात। तो वो के लिए क्या रहती है, कॉस्ट रहती है। एंड उसी में एक और आता है कैपिटल स्ट्रक्चर, चैप्टर का नाम। ये क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट आप लोगों के लिए मिक्स ऑफ डेब्ट फंड एंड इक्विटी फंड, कि कितना डेब्ट रखना चाहिए, कैपिटल जो आपका टोटल फंड है बोरोइंग, प्लस आपका जो इक्विटी का इन्वेस्टमेंट है उसका कितना मिक्सचर रखना चाहिए। मतलब मैं डेब्ट कितना रखूं, इक्विटी कितना रखूं, ये दोनों चीजें मेरे को कहां पे डिसाइड करनी है, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस में डिसाइड करनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट।
एंड लास्टली मेरा इंपॉर्टेंट डिसीजन आ जाता है डिविडेंड डिसीजन, जो भी हमारे को एक अलग से चैप्टर में क्या करना है, पढ़ना है। तो यही सारे चैप्टर्स तो हमको स्टडी करने हैं, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर और डिविडेंड डिसीजन। समझ में आ रही बात? यही तो हमारे को फाइनेंशियल डिसीजन जो है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, वो डिसाइड करने के लिए, फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए ये सारे चैप्टर हमको एक एक करके क्या करने पड़ेंगे, स्टडी करने पड़ेंगे। एंड जैसे ही इन चैप्टर्स की स्टडी खत्म हो जाएंगी हमारी, तो हम लोग इन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए रेडी रहेंगे कि वेयर टू गेट द मनी फ्रॉम, कहाँ से लाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है और कितना और कब कौन से टाइम पे क्या देना है, डिविडेंड देना है। समझी बात? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्टार्टिंग से एक बार और रिवाइज करेंगे। पहला, सर ये थ्योरी चैप्टर है, हाँ फर्स्ट टॉपिक पूरा थ्योरी है, बट ये थ्योरी समझना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चा, क्योंकि अगर ये थ्योरी नहीं समझ में आएंगी तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब समझ में नहीं आएगा। ये मान लो ये चैप्टर नहीं भी होता तो भी मैं ये लेक्चर लेता, ये पढ़ाता आपको। क्यों? क्योंकि जब तक एफएम का मतलब नहीं मालूम होगा तो एफएम में क्या पढ़ूंगे आप फिर आगे? क्या मैं ज़्यादा सीधा सीधा जाके चैप्टर चालू कर दूँ, ये मेरा फर्स्ट चैप्टर है कैपिटल बजटिंग डिविडेंड डिसीजंस, ऐसा ऐसा थोड़ी ना होता है। समझ में आ रही बात? तो एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या, दो एस्पेक्ट्स, पैसा कहाँ से लाना, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, टेक्निकल लैंग्वेज यूज करो, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। तो उसके लिए हमने बोले 3 स्टेजेस हम लोग जनरली देखते हैं। स्टेज 1, डिसाइड विच एसेट्स, कौन सा एसेट रिक्वायर्ड है, फिर उसकी कॉस्ट कितनी लगेंगी, फिर आपको वर्किंग कैपिटल के लिए कितना फंड चाहिए, कितना पैसा चाहिए, इससे आपका क्या डिसाइड हो गया, टोटल इन्वेस्टमेंट डिसाइड हो गया मेरे बच्चे आपका। एंड इसके बाद पैसा कहाँ से लाना है ना? तो ये दोनों बातें आ गई, शेयर कैपिटल से, बोरोइंग से। तो हमने बोले भाई जहाँ से लेके आओ जहाँ पे कॉस्ट क्या रहे कम, पैसा वहाँ इन्वेस्ट करो जहाँ पे आपका रिटर्न्स क्या है, ज़्यादा है। इसी को बोला जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दैट मीन्स मैनेजिंग दी मनी, दैट मीन्स मैनेजिंग दी फाइनेंस ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस का फाइनेंस मैनेज करना, ताकि यू विल गेट मोर एंड मोर रिटर्न्स विथ लेस एंड लेस कॉस्ट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स मिले इन्वेस्टमेंट्स पे, एंड कॉस्ट जो है वो आपकी क्या लगे, कम से कम लगे आपके प्रोक्योरमेंट पे। समझी बात? तो ये सारी स्टडी हमको करनी है, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरी पार्ट और ले लेता हूँ, यहाँ पे वही दिया जो मैंने समझाया, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो मैंने आपको समझाया वो यहाँ पे दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं बट फिर भी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज दैट मैनेजरियल एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मतलब फर्म की जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसको क्या करना, प्रॉपरली प्लान करना एंड उसको प्रॉपरली कंट्रोल करना, कि पैसा कहाँ से लाना है वो प्लानिंग करना, पैसा लाने के बाद उस पैसे को प्रॉपरली कंट्रोल करना। कंट्रोल करना मतलब कितना पैसा इन्वेस्टमेंट में डालना है कैपिटल के, कितना वर्किंग में डालना है, ताकि हमारे पास कोई आइडियल मनी ना रहे। दैट इज कॉल्ड एज कंट्रोलिंग। In other words, it is concerned with acquiring, financing and managing assets to accomplish overall goal of a business enterprise, that is mainly maximize the shareholders wealth। मतलब हर बिजनेस एंटरप्राइज का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि जो शेयर होल्डर है उसकी वेल्थ को, है ना, क्या करे, वो संपत्ति या वेल्थ जिसको हम लोग बोलते हैं उसको क्या करे, मैक्सिमाइज करे। इसके ऊपर ना मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा अभी शेयर होल्डर्स वेल्थ के ऊपर, क्योंकि इसी चैप्टर में आगे मैं एक और टॉपिक लूंगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वहां पे लंबा चौड़ा इसके ऊपर क्या करेंगे, डिस्कशन। अभी समझ में आ गया कि ओवरऑल गोल बिजनेस का क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। In today's world, where positive cash flows is more important than book profit, ये क्या बात होगी भाई, इंपॉर्टेंट है, समझो। अब ये बुक प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, आपके अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में, जो आप आपके अकाउंटेंसी में पढ़ते हो, अकाउंटेंसी में आप क्या पढ़ते हो, अकाउंटेंसी में आप पढ़ते हो ध्यान से देखना बच्चा, अकाउंटेंसी में आप क्या पढ़ते हो, अकाउंटेंसी में आप ये पीएनएल अकाउंट बनाना सीखते हो। ये पीएनएल अकाउंट बना दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको हम बोल देते हैं, और यहां पे हम बुक कर लेते हैं हमारी सारी इनकम्स, और यहां पे हम बुक कर लेते हैं अपने सारे एक्सपेंडिचर। समझ में आ रही बात? मतलब एक हो गया इनकम साइड, पैसा कहां कहां से आ रहा है, सेल साइड जिसको आप बोलते हो, इनकम साइड डेबिट क्रेडिट फॉर्म में हम कर लेते हैं, ये हो गया आपका डेबिट, ये हो गया आपका क्रेडिट, है ना, इनकम और एक एक्सपेंडिचर। तो आप यहाँ पे अपनी सारी इनकम बुक करते हो, यहाँ पे सारे एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे आप क्या निकालते हो, आपका बिजनेस का नेट प्रॉफिट। सपोज आपके बिजनेस का नेट प्रॉफिट आ रहा है 1 लाख रुपए का, या 10 लाख रुपए का आपके बिजनेस का क्या आ रहा है, नेट प्रॉफिट आ रहा है।
तो आप तो बड़े खुश। अकाउंट्स के हिसाब से अगर बात करूं मैं, मेरे बिजनेस ना 10 लाख रुपए कमाए इस साल, अकाउंटेंसी में मेरे बिजनेस में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। मेरे को कई बार बिजनेस में लॉस भी होता, आप बड़े दुखी। बट ना यार, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो अकाउंटेंसी, मतलब ये नेट प्रॉफिट, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, बुक प्रॉफिट। अकाउंटेंसी का प्रॉफिट जो है वो ज्यादा उससे कंसर्न नहीं है आज की तारीख में, कि मेरे बुक्स में पीएनएल अकाउंट में प्रॉफिट दिखे। वो कभी ये नहीं चाह रहा है आजकल के टाइम में। वो तो ठीक है, बुक में प्रॉफिट होना चाहिए, मेरे बुक्स में प्रॉफिट दिखे, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए हो गया है आज की तारीख में, उसके लिए हो गया है कैश फ्लोस। एंड कैश फ्लो सिंपली मीन्स आपके बिजनेस के इनफ्लोस और आउटफ्लोस। इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज का मतलब कहाँ कहाँ से जो पैसा आ रहा है और आपका जो पैसा जा रहा है ना, यानी आपका पैसा आ रहा है सपोज 100, पैसा मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, बैंक, समझ में आ रही बात, कोई भी प्रकार से हो सकता है। और जो आपका पैसा जा रहा है बिजनेस से 80, मतलब आया 100 गया 80। और भले ही आपके बिजनेस में अभी ये स्टार्टिंग मोमेंट पे या एंड स्टार्टिंग टाइम पे प्रॉफिट ज्यादा ना भी हो रहा हो, बट आपके बिजनेस के कैश फ्लोस पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब आपके पास कैश अभी भी थोड़ी बहुत है ज़्यादा खर्चे पे करने के बाद, समझ में आ रही बात। तो आपका बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लैंग्वेज में बराबर चल रहा है और आगे धीरे धीरे वो और क्या करेगा, ग्रो करेगा। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपके बिजनेस में पॉजिटिव कैश फ्लोस नहीं है, ये थोड़ा सा आपको ना समझने में और टाइम लगेगा, हम आगे के चैप्टर में और देखेंगे, लेकिन स्टिल थोड़ा समझो। लेकिन आपके बिजनेस में थोड़ा पॉजिटिव कैश फ्लोस नहीं है, भले बहुत प्रॉफिट हो रहा है आपके बिजनेस में, आप देख रहे 10 लाख का प्रॉफिट है, लेकिन यार पॉजिटिव कैश फ्लो नहीं है ना। मतलब अगर आपको इंटरेस्ट पे करना है अपने डिवेंचर होल्डर्स को, आपको बैंक को इंटरेस्ट पे करना है, बट आपके पास कैश ही नहीं है, आपके बुक्स में तो प्रॉफिट दिख रहा, उधारी ज्यादा दी हुई है आपकी। इज दिस पॉसिबल? यस पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेल्स किया और मैंने क्रेडिट में सेल कर दिया और मैं कैश में, अच्छा जब भी मैं कैश वर्ड यूज करता हूं ना यहाँ पे फाइनेंस में, तो कैश का सिंपल सा मतलब हो जाता है कैश या बैंक कहीं से भी, ठीक है। तो मैंने कैश में क्या कर लिया, परचेसेस कर लिया, ठीक है। मेरी क्रेडिट सेल की कॉस्ट ज्यादा थी, सेल प्राइस बहुत ज्यादा थी, मेरे कैश में जो परचेसेस हुए वो कम रेट पे हुए, क्योंकि मैंने कैश में लिया तो डिस्काउंट मिला। तो मैं इस तरीके से मेरे बुक्स में तो आपको क्या दिख गया, प्रॉफिट। लेकिन यार एक चीज सोचो ना, आपके यहाँ पे कैश फ्लोज नेगेटिव हो गए ना, मतलब आपके पास पैसा आया नहीं, आपके पास पैसा आया कुछ भी नहीं, 0, और आपका पैसा चले गया फॉर एग्जाम्पल 80। तो चले कहां से गया, पैसा कहां से लाओगे, जाने के लिए पैसा लाना भी तो जरूरी है। तो फिर लोन लो, डिबेंचर्स इशू करो, या कहीं और से पैसा लेके आओ। तो दैट मीन्स आपका जो बिजनेस है, फाइनेंशियल मैनेजर्स जो होते हैं आजकल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो मोर कंसर्न है किससे, आपके बिजनेस के इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज से। ठीक है यार, थोड़ा प्रॉफिट कम हो रहा है स्टार्टिंग में, बट कैश फ्लोज पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतने ही अगर आपके हमेशा रेगुलर बेसिस पे कैश फ्लोज नेगेटिव चलते रहे तो दैट इज द सिचुएशन, वही सिचुएशन बनती जाएंगी आपकी इंसॉल्वेंसी की। यानी आपने ये चीज पढ़े होंगे इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, यहां पे दिया भी है मेरे बच्चे, यहां पे आप नीचे देखोगे तो इंसॉल्वेंसी का मतलब आपको मिलेगा बुक्स में, समझ में आ रही बात। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है वो सिचुएशन, आपकी बुक्स में दिया है वो सिचुएशन, जो सिचुएशन पे आप अपने कमिटमेंट्स पूरे नहीं कर पा रहे हो, आपने बैंक में इंटरेस्ट देना था, आप कमिटमेंट नहीं पूरा कर पा रहे हो, आपके पास पॉजिटिव कैश फ्लो इनफ्लोज नहीं है ना, आपको डिविडेंड बांटना था, पैसे नहीं है, या आपको डेप्ट रीपे करना था, लोन रीपे करना था, आपके पास पैसे नहीं है, किसी इन्वेस्टमेंट के लिए आपको पैसे चाहिए थे, पैसे नहीं है, मतलब ऐसी सिचुएशन, दैट मीन्स जब आपके नेगेटिव कैश फ्लोज हो, आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज नेगेटिव कैश फ्लोज रहे आपके पास, तो आपकी सिचुएशन इंसॉल्वेंसी की हो जाएंगी। इंसॉल्वेंसी थोड़ा सा ज़्यादा ग्रेटर वर्ड है कि भाई बहुत ऐसा वर्स्ट टाइम आ जाए जब हमारे पास कुछ भी इनफ्लोज, कहीं सिचुएशन, कहीं से पैसे लाने के लिए जगह ही ना हो, है ना, और हमारे को आउटफ्लो बहुत सारे हो, तो हम हमारे कमिटमेंट्स पूरे नहीं कर पा रहे, तो दैट इज कॉल्ड एज इंसॉल्वेंसी। चाहे विजय माल्या बोल दो या नीरव मोदी हो गया, ये सबके केसेस में एक ही प्रॉब्लम हुई थी कि इनके पास बैंक्स को पे करने के लिए कोई इंटरेस्ट वगैरह के लिए पैसा नहीं था, अगर होता तो ये सिचुएशंस बाहर ही नहीं आती। तो आज के फाइनेंशियल मैनेजर्स का काम बहुत इंपॉर्टेंटली ये है कि इस तरीके से अपने बिजनेस के फाइनेंसेस को मैनेज करें ताकि उनके बिजनेस में भले ही थोड़ा प्रॉफिट कम हो, मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, बट उनके बिजनेस के कैश फ्लोज क्या रहे, पॉजिटिव रहे।
ताकि वो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर पाए, ताकि उनका बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चल पाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो नाउ इट इज बिजनेस के इंटेंशन चेंज हो गए हैं, बिजनेस के तरीके चेंज हो गए हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट comprises forecasting, planning, organizing, directing, coordinating and controlling all activities which is relating to acquisition and application. Acquisition मतलब procurement और application मतलब invest करना, utilization of financial resources of an undertaking to keeping in mind with its financial objective. यानी शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़े, इस तरीके से वो अपने फोरकास्ट करे कि कितना पैसा रिक्वायर्ड है, जो हमने फर्स्ट स्टेज में देखे, प्लान करे कौन से एसेट्स के लिए कितना पैसा रिक्वायर्ड है, ऑर्गेनाइज करे प्रॉपर, डायरेक्ट करे, कोऑर्डिनेट करे, कंट्रोल करे, ये सारे फंक्शंस है ना हम लोग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी पढ़ेंगे, बट वो अलग है। आपने आपके मैनेजमेंट सब्जेक्ट में भी पढ़ रखे होंगे फाउंडेशन लेवल पे, बट वो अलग है, वो आपके ओवरऑल बिजनेस को मैनेज करने की बात करता है। यहाँ पे एक ही वर्ड बोला है उसने, आपकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज, दैट मीन्स ओनली दो बात, पैसा कहाँ से लाना, पैसा कहाँ लगाना। समझ में आ रही बात? ताकि आपके शेयर होल्डर्स की वेल्थ, नॉट प्रॉफिट, आई एम नॉट सेइंग प्रॉफिट, है ना, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे हम लोग, लेकिन आपके शेयर होल्डर की क्या इंक्रीज हो, वेल्थ इंक्रीज हो। ये हम तो पढ़ चुके हैं, दो ऑब्जेक्टिव्स, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, ठीक है भाई। फंड्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स कहाँ कहाँ से करना है, हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ रिस्क, कॉस्ट, कंट्रोल। भाई जो प्रोक्योर करते हो फंड, उसके सोर्सेज अलग अलग होते हैं, लेकिन सब में तरीके, रिस्क अलग है, किसी में कॉस्ट अलग है, कंट्रोल अलग है। फॉर एग्जांपल अगर आप इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो, रिस्क बहुत कम है बट कॉस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। सर कॉस्ट क्या इन्वॉल्व है उसमें? बेटा जब प्रॉफिट होगा आप लोगों के बिजनेस को, तो आपको वो प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। किसके साथ शेयर करना पड़ेगा? लोगों के साथ। वो दिक्कत लगती है, स्टार्टिंग में नहीं दिखता है, लेकिन जब एक्चुअल में प्रॉफिट्स होना चालू होते हैं बिजनेस के, तो शेयर करने में बड़ा दर्द होता है। ये बात होगी। नेक्स्ट इज कंट्रोल। इक्विटी शेयर होल्डर्स इशू कर दोगे तो बिजनेस का कंट्रोल भी किसके पास शिफ्ट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अदर जिनके आपने क्या डिस्ट्रीब्यूट करे, इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो आपका कंट्रोल भी क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना। लेकिन हाँ, अगर बिजनेस डूबता है, बिजनेस में पैसा नहीं रहता आगे चल के, तो आपको रीपे करने के लिए कोई पैसा रीपे नहीं करना पड़ेगा, मतलब आप कभी इंसॉल्वेंट नहीं होंगे उस केस में, क्योंकि आपको रीपे करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि रिस्क दोनों ने मिलकर उठाया है। मतलब जो शेयर होल्डर्स पैसा लगा रहा है उसने, प्लस जो आप लोग काम कर रहे हो, दोनों ने मिलकर क्या लगाया है, पैसा लगाया है। लेकिन अगर यही पैसा आप डेब्ट से लेके आते, डिवेंचर से लेके आते, तो वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा है। हर महीने आपको पॉजिटिव कैश फ्लो चाहिए इंटरेस्ट पे करने के लिए, हर महीने आपको पैसा चाहिए इंटरेस्ट को रीपे करने के लिए। और जब उनका टाइम लिमिट खत्म होगा, टर्म खत्म होगा, लाइक 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 10 साल का, उतने पीरियड में 20 साल का, उतने पीरियड के बाद आपको उनको क्या लौटाना पड़ेगा, उनका पैसा, उसके लिए आपको पैसा चाहिए। कॉस्ट बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो इंटरेस्ट में, मतलब डेब्ट सिक्योरिटीज में कॉस्ट कम लगती है अगर आप बैंक्स या इवन डिबेंचर्स इशू भी करते हो तो, एज कंपेयर टू इक्विटी। एंड कंट्रोल तो बिल्कुल भी नहीं जाता है, कंट्रोल पूरा आपके पास रहता है। तो दैट डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं जियो का एग्जाम्पल लेता हूँ थोड़ा समझाने के लिए, ये कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट मैं चैप्टर में भी लूंगा। दिस इज ऑल अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर, वहाँ वो चैप्टर में भी लूंगा, डिस्कस करूंगा, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कैसा जियो था, अब जियो ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो जियो को पैसे की रिक्वायरमेंट बहुत थी, 1.5 लाख करोड़ रुपए लग गए थे अंबानी जी के, है ना, पैसे की बहुत रिक्वायरमेंट थी। तो जियो को ये मालूम था कि उसकी स्ट्रैटेजीज इस तरीके से है, उसका काम इस तरीके से रहने वाला है, उसने स्ट्रैटेजी ही बनाई है कि स्टार्टिंग में सबको वो फ्री में देगा। और चलो फ्री में तो बात की बात है, उसके पहले उसको बहुत हेवी अमाउंट ऑफ क्या लग रहे थे, एसेट्स लग रहे थे 4G वगैरह के लिए, हर जगह हर शहर में टावर्स इंस्टॉल करने थे वगैरह वगैरह। तो अब उसको ये डिसाइड करना था ये सब करने के पहले कि मैं ये जो पैसा है, ये एसेट्स के लिए उसको पैसा तो लग रहा है, ये पैसा कहाँ से लूँ, डेब्ट से लूँ कि इक्विटी से लूँ, कितना ज़्यादा डेब्ट से लूँ, कितना ज़्यादा इक्विटी से लूँ। तो आपके हिसाब से आप सोचो, आपकी तरफ में क्या सोचा होगा उस अंबानी ने, क्या करा होगा उसने, ज़्यादा इक्विटी से पैसा उठाया होगा कि ज़्यादा डेब्ट से? तो मेरे हिसाब से तो उसने ज़्यादा इक्विटी से पैसा उठाया होगा, या ऐसी सिक्योरिटीज से जहां पे उसको एट द स्टार्टिंग अर्ली स्टेज ऑफ बिजनेस में रीपे करने की बात ना है। फॉर एग्जांपल उसने इक्विटी शेयर्स इश्यू करे होंगे, आपकी आम भाषा में, वहां जाएंगे तो हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। डेप्थ में भी ऐसे कई सारे ऑप्शंस रहते हैं जहां पे आपको रेगुलर इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता है। खैर अभी उसको मैं नहीं बोल रहा हूं, हम रेगुलर आम भाषा में, आम आदमी की भाषा में बात कर रहे हैं विथ सम टेक्निक्स ऑफ फाइनेंस। तो अब अंबानी जी ने क्या सोचा होगा, स्टार्टिंग में तो उसको मालूम है फ्री में बांटना है, घर से पैसे लगाने हैं, एसेट्स के लिए घर से पैसे लगाने हैं,
तो अगर वो कमिट कर देता बैंक्स वालों को कि मैं आपको इंटरेस्ट पे करूंगा, या वो डिबेंचर इशू करता, डिबेंचर होल्डर्स को बोल देता मैं आपको हर महीने इंटरेस्ट पे करूंगा, तो क्या वो कर पाता? आंसर इज बिल्कुल नो। वो तो ऑलरेडी लॉस में चल रहा था, कहां से वो इंटरेस्ट वगैरह पे कर पाएंगे इतना ज्यादा हैवी अमाउंट? तो उसने क्या करा होगा, उसने बोला होगा यार मेरे को इक्विटी इशू करना ज्यादा बेटर है। जब 10 साल बाद एकदम हैवी अमाउंट ऑफ हम प्रॉफिट कमाएंगे, तब वो प्रॉफिट भले ही उनके साथ शेयर कर देंगे, बट आज की तारीख में 5 साल 10 साल तक जब तक हम पैसे ना अर्न करें, जब तक हमारी जियो प्रॉफिट में नहीं आती, तब तक हमारे ऊपर कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन एज इन इंटरेस्ट और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस पे करने की कोई हर महीने या हर ईयरली बर्डन ज्यादा ना हो। क्योंकि अगर ये ज्यादा बर्डन होगा तो उनको पे करने के लिए और लोन लेना पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हर महीने मेरे को 1 करोड़ रुपए का फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट पे करना है, बट वो 1 करोड़ रुपए मेरे बिजनेस से जनरेट ही नहीं हो रहे ना, क्योंकि मेरे बिजनेस का मॉडल ही ये है कि स्टार्टिंग के फेजेस में मेरे को सिर्फ पैसा लगाना है, आने के चांसेस बहुत कम है। तो वो 1 करोड़ रुपए इंटरेस्ट पे करने के लिए मेरे को और क्या लेने पड़ेंगे? पैसे लेने पड़ेंगे और लोन लेना पड़ेगा, यानी नाउ मेरे को इंटरेस्ट रीपे करने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा। तो क्या उसके लिए डेब्ट सिक्योरिटीज लेना क्या बहुत बढ़िया डिसीजन होता है? आंसर इज बिल्कुल नो। इक्विटी दे दे, ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोल और थोड़ा सा क्या शिफ्ट हो जाए, प्रॉफिट शेयर हो जाए, शिफ्ट हो जाए मेरे से उनकी तरफ शिफ्ट हो जाए प्रॉफिट, वो पुराएगा। बट क्या नहीं पुराएगा? इंटरेस्ट पे सिक्योरिटीज लेना नहीं पुराएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। However, the mostly source of finance due to dividend expectation of shareholders बहुत हाई रहती, क्योंकि वो रिस्क इतना उठाते हैं इसलिए उनकी डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन बहुत रहती। तो इक्विटी में इसीलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है ना, बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न देना पड़ता उनको। लेकिन अगर ये डेप्ट की बात करें तो उसमें एज कम्पेयर टू क्या लगता कम। तो इक्विटी हमने जो डिस्कस करे वही बात इसके अंदर लिखी हुई है कि बेस्ट फ्रॉम द रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन नो क्वेश्चन ऑफ रीपेमेंट रहता उसमें। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू की अगर मैं बात करूँ तो इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फंड, मतलब ये बहुत ज्यादा क्या है, एक्सपेंसिव है। और इनकम टैक्स में भी ये अलाउड नहीं होता है। अगर आपने टैक्सेशन पढ़ रखा होगा तो आपको याद होगा कि डिविडेंड जो हम पे करते हैं, हम एक एग्जांपल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम एक एग्जांपल से बताऊंगा, लेकिन अभी शॉर्ट में समझ लो कि जो डिविडेंड आप पे करते हो वो एज एन एक्सपेंडिचर बोल के क्या नहीं होता, बिजनेस में अलाउड नहीं होता। मतलब आप उसको पीएनएल अकाउंट में क्या नहीं कर सकते, डिविडेंड को डेबिट नहीं कर सकते, तो उससे आपका टैक्स सेव नहीं होता है। खैर, डिवेंचर की बात करूं अगर मैं, कंपेरेटिवली चीपर है ना, लेकिन अगर यहाँ पे मैं रिस्क पॉइंट लेता हूँ तो बहुत हाई है, टैक्स पॉइंट से भी बहुत फायदेमंद चीज़ है, लेकिन ये हाई डिग्री ऑफ क्या रखता है, रिस्क रखता है। क्योंकि यहाँ पे आपको जब जरूरत पड़ेगी क्या करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट पेमेंट हैज टू बी मेड वेदर और नॉट कंपनी मेक्स प्रॉफिट और नॉट, कंपनी चाहे प्रॉफिट अर्न कर रही है या प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है। तो ये दो बातें होगी, इक्विटी, डिबेंचर, है ना। डेब्ट में और भी बात आती है, फंडिंग्स फ्रॉम बैंक्स, वो भी सेम चीज होगी जस्ट लाइक डिबेंचर्स। इंटरनेशनल फंडिंग्स भी हम कर सकते हैं, देखेंगे हम आगे के चैप्टर्स में किस तरीके से फंडिंग होती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन वाले बंदे डायरेक्टली हमारे बिजनेस में पैसा लेके आके इन्वेस्ट करें। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स, मतलब शेयर मार्केट के थ्रू हम लोग फॉरेन से पैसा लोगों से क्या करें, लगवाएं। अलग अलग चीज़ें हैं, एडीआर, जीडीआर आगे के टाइम पे देखेंगे, अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं एडीआर और जीडीआर। समझ में आ रही बात? तो इतना समझ लो, एडीआर इज नथिंग बट अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड जीडीआर इज नथिंग बट ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इट मतलब ये इस तरीके से काम करती है जस्ट लाइक शेयर्स। इंडिया में हम लोग अगर हमको पैसा जुटाना है और हम शेयर्स इशू करते हैं, तो फॉरेन से अगर हमको फंडिंग्स लेके आनी है, फॉरेन के लोगों को अगर हमारे कंपनी के शेयर्स इशू करने हैं, तो हम ये करते हैं किसके फॉर्म में, जीडीआर एंड एडीआर। मतलब अगर अमेरिका में स्पेसिफिकली करना है तो वहां पे यूज होती है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, उसके थ्रू वो हम लोगों को इशू करते हैं और उसके थ्रू हम लोगों से क्या लेके आते हैं, पैसा। वहां हम शेयर्स इशू नहीं करते। और अगर मैं ग्लोबल बात करूं अदर देन अमेरिका, तो वहां पे हम ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स करके इशू करते हैं एंड वहां के लोगों को इशू करके वो परचेस करते हैं वहां के लोग, और वहां से हम क्या लेके आते हैं बच्चा, पैसा लेके आते हैं। एंड नेक्स्ट इज यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। वो भी आपने समझ लिया किस तरीके से यूटिलाइज करना है। फिक्स एसेट में प्रॉपरली यूटिलाइज करें, कैपिटल बजटिंग डिसीजन दैट इज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, प्लानिंग प्रोसेस इज टू यूज डिटरमाइन वेदर अ फर्म्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो भी फर्म लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रही है, लॉन्ग टर्म के लिए मशीनरी, न्यू प्लांट्स, रिसर्च, वो आपको रिक्वायर्ड
डिजायर्ड रिटर्न है ना, रिक्वायर्ड डिजायर्ड रिटर्न आपको क्या करे, वो प्रोवाइड करे। जितना आपको रिटर्न रिक्वायर्ड है, जितना आपको पैसा चाहिए, रिटर्न रिक्वायर्ड है उसके ऊपर, वो आपको प्रोवाइड करे, उस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है। खैर ये सब चीज़ें हम कैपिटल बजटिंग चैप्टर में सीखेंगे। वर्किंग कैपिटल भी हम कहाँ पे सीखेंगे, वो पर्टिकुलर चैप्टर में। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। समझ में आई बात? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स वापस से विथ कम से कम कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स विथ मोर एंड मोर रिटर्न्स। यही किसका काम होता है, फाइनेंशियल मैनेजर का मेरे बच्चा। बाकी की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।